नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। कल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो गया। यूपी की 8 सीटों पर इस बार मतदान हुए दूसरे चरण में। और जो 8 सीटों से खबर आ रही है, जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, जिस तरह से लोग नहीं निकले, उसको लेकर अब बीजेपी खेमे में चिंताएं और बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी हमेशा से यूपी में अपना दबदबा कायम करती आई है और ये कहा जाता है कि यूपी से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि यूपी में ही बीजेपी के लिए स्पीड ब्रेकर लग गए हैं। मोदी इस बार काफी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। पहले चरण में भी बीजेपी की हालत जिस तरह से खराब हुई, उसके बाद मोदी की भाषा में क्या गिरावट आई, क्या बदलाव आया उनके भाषणों में, किस तरह से वो कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर उल्टी पुल्टी बातें करने लगे और कैसे वो अपने लिए ही ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, मतलब सहानुभूति बटोरने के लिए वो ये बताने लगे कि कांग्रेस के लोग उनको क्या क्या कह रहे हैं। हालांकि कोई ऐसा कुछ कह नहीं रहा, लेकिन मोदी की जैसे आदत है सहानुभूति बटोरने की, रोने की। अभी उनका रोना नहीं निकला है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जल्दी स्टेज पर उनका रोना निकलेगा। अभी वो अगले जन्म और पिछले जन्म की बातें कर रहे हैं। कल या परसों बंगाल में उन्होंने ये कहा था कि मैं पिछले जन्म में शायद यही पैदा हुआ था या अगले जन्म में यही पैदा होऊंगा। तो वो अगले पिछले जन्म की बातें मोदी कर रहे हैं। इससे समझ में आ रहा है कि अब उनको ये नजर आ रहा है कि पहले दौर में बीजेपी के लिए कुछ नहीं हो पाया, दूसरे दौर में भी हम पिछड़ गए और इस दूसरे दौर में भी यूपी से जो झटका इस बार बीजेपी को लगा है, क्योंकि यूपी की 8 सीटों पर मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, अलीगढ़, बुलंदशहर और अमरोहा, इन 8 सीटों पर कल मतदान हुए थे। और पिछली बार यानी 2019 में इन सीटों पर कुल मिला के 62.18% वोट पड़े थे, लेकिन इस बार वोटिंग प्रतिशत रहा केवल 55.39। बहुत बड़ी गिरावट आई है वोटिंग के लिहाज से। मतदाता बाहर नहीं निकले तो क्यों नहीं निकले? क्या बीजेपी को उन्हें वोट नहीं करना था? अगर बीजेपी को वोट नहीं करना था तो फिर क्या ये जो वोट पड़े हैं वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में पड़े हैं, या बसपा ने यहाँ कितने वोट हासिल किए? अगर बसपा को भी वोट मिलते हैं तो क्या बाद में जाकर वो वोट किसी न किसी तरह से इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे? ये भी सोचने वाली बात है। तो बीजेपी के लिए इस समय कई चिंताएं हैं, क्योंकि यूपी में उसका खेल बिगड़ गया है। यूपी ने इस बार बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। यूपी ने इस बार बीजेपी का रथ जो दिल्ली पहुंचना सोच रहा था तीसरी बार भी, उसके लिए पिछले एक बार लालू प्रसाद ने बिहार में आडवाणी जी का रथ रोका था और इस बार ऐसा लग रहा है कि यूपी जो है बीजेपी का रथ यूपी में ही रोकने की तैयारी कर रही है ताकि वो आगे दिल्ली तक न बढ़ सके। तो क्या होने वाला है बीजेपी का अब अगले दौरों में? क्या ये 7वें दौर तक आते आते बीजेपी कहां पहुंचेगी? मोदी जी कहां जाएंगे? ये सारी चिंताएं इस समय बीजेपी के सामने हैं। और क्यों है ये चिंताएं? क्या इसकी वजह खुद मोदी हैं? आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। नमस्कार। अभी हम बात कर रहे थे, मैं बता रही थी कि किस तरह से यूपी में पिछले बार की तुलना में जिन 8 सीटों पे कल मतदान पड़े, वहां पर इस बार वोटिंग प्रतिशत कितना गिर गया है। क्यों गिरा है ये वोटिंग प्रतिशत? क्योंकि कल बहुत सारी खबरें भी ऐसी आ रही थी कि ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत हो रही है। लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि बहुत सुस्त मतदान चल रहा है। कहीं ये शिकायत आ रही है कि मुस्लिम अगर निकल रहे हैं तो उसको लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। तो बीजेपी की इन चिंताओं का कारण क्या है? और आज कल के मतदान के बाद अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया और उसमें उन्होंने एक लाइन ये लिखी कि अब की बार भाजपा साफ। अखिलेश यादव ने बताया कि ये दूसरे दौर के मतदान के बाद बीजेपी की हालत क्या है। मैं यहाँ पर थोड़ा पढ़ देती हूँ, उनका जो पोस्ट है, लंबा पोस्ट है, उसको मैं पढ़ रही हूँ। अखिलेश यादव ने लिखा कि दूसरे चरण में दिन भर ये एक अजब रुझान देखने को मिला कि हर बूथ पर इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट डालने वाला हर समाज और वर्ग के मतदाताओं का आना लगातार बढ़ता गया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के मतदाता कम से और कम होते चले गए। दरअसल भाजपा के हताश निराश समर्थकों के बीच भाजपा की ऐतिहासिक हार की पुख्ता बात बुरी तरह से फैल चुकी है। उनके संगी साथी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाजपाई नेताओं के उलूल जुलूल बयानों से भाजपाई शर्मिंदा भी हैं और अंदर से नाराज भी। आखिरकार उन्हें भी तो समाज के बीच ही रहना है। राजनीतिक बयानबाजी के चक्कर में पड़कर वो अपने और अपने परिवार वालों के सामाजिक संबंधों को समाज के बीच खराब नहीं करना चाहते हैं। वो भी जानते हैं कि सामाजिक सौहार्द में ही सबकी भलाई और तरक्की के अवसर होते हैं। दूसरे चरण ने तस्वीर और साफ कर दी है। अब की बार भाजपा साफ। हैशटैग कभी नहीं चाहिए भाजपा। अमरेंदु जी, बहुत कड़ा पोस्ट है ये अखिलेश यादव का। हमेशा से वो बीजेपी पर हमलावर तो रहे हैं,
चुटीले व्यंग करते रहे हैं, तंज कसते रहे हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने ये बता दिया है कि भाजपा साफ है। आपको क्या लगता है इसमें जो अखिलेश यादव के इस पोस्ट में तो ये इशारा भी है कि ये भाजपाई भी अंदर से नाराज है, तो क्या मोदी से नाराजगी, क्योंकि योगेंद्र यादव का भी एक पोस्ट में पढ़ रही थी और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि योगी को लेकर नाराजगी नहीं है लेकिन मोदी को लेकर नाराजगी है, और मोदी की नाराजगी शायद इस बार बीजेपी कैंडिडेट्स पर भारी पड़ गई, चाहे वो हेमा मालिनी हो चाहे वो अरुण गोविल हो। इस बार कोई वहां से सबकी हालत बुरी है, सबके लिए बड़ी परेशानी वाली खबरें आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? एक तो सर मित्रा जी ये है कि योगी के खिलाफ नहीं है और मोदी के खिलाफ है। योगेंद्र यादव ने जो लिखा है ये असल में ज़मीन पे होता हुआ भी दिखाई दिया है। ये सिर्फ उनका लिखना ही नहीं है, बाकी ये होता हुआ दिखाई दिया, और ये भी होता हुआ दिखाई दिया है कि योगी को बचाना है तो मोदी को हटाना है। ये भी होता हुआ दिखाई दिया है ज़मीन पे, और ये आगे तक बढ़ेगा। दूसरा ये है कि जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया पूरे देश भर में, वो मुद्दा ज़मीन पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी आप कब तक हिंदू मुसलमान करते रहेंगे और कब आप जा कर के इस पे बात करेंगे कि रोजी रोटी रोज़गार को लेकर के आपने 10 सालों में क्या किया है। आपको इन 10 सालों में अपनी डिलीवरी देनी थी कि आपने क्या काम किए। 70 सालों का रोना जो आप रोते रहते हैं, ठीक है, एक कार्यकाल में चल गया, 5 साल चल गया, लेकिन 10 साल से तो आप प्रधानमंत्री हैं, और 10 साल में देश कहीं से कहीं पहुंच जाता है, और देश कहीं से कहीं पहुंचा भी है 10 सालों में। तो आपने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है उसकी आपको डिलीवरी देनी है, आपको बताना है कि आपने देश के लिए ये काम किए। वो बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। दूसरी तरफ समिता जी ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो भी ज़मीन पर जा कर के जनता को ये जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम क्या किया और बीजेपी को वोट क्यों दिया जाए। इसको वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। और मैं तो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, हालांकि वो एक टीवी चैनल के किसी कार्यक्रम का हिस्सा है, कि वो मतदान केंद्र पे एक बीजेपी का जो बूथ एजेंट है वो कह रहा है कि मतदान कम इसलिए हुआ चूंकि लोगों में महंगाई को, बेरोजगारी को लेकर के बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और लोग मोदी जी से नाराज़ हैं। ये बीजेपी का बूथ एजेंट कह रहा है। इस पे वो जो संवाददाता है उस चैनल का, वो कहता है कि भाई आप तो बीजेपी के पोलिंग एजेंट हैं और आप जो है कह रहे हैं कि यहाँ मोदी से नाराज़गी है और महंगाई है उसको लेकर के, तो कह रहा है यहाँ नाराज़गी है तो है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी का कार्यकर्ता भी वो जाकर के अब इस स्थिति में नहीं है कि वो मोदी जी का किसी तरीके से बचाव कर सके। बात समिता जी कुल मिला के ये है कि मोदी जी चूंकि लंबी लंबी बातें करते हैं और चूंकि उनका लंबा विज़न होता है, तो इतना लंबा विज़न होता है कि वो फिर वो कहीं रुकता नहीं है जाकर के, वो छोटी बातें वो करते ही नहीं है, तो सारी लंबी लंबी बातें करते हैं। लेकिन उन लंबी बातों को अब लपेटने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता तैयार नहीं है। वो कह रहा है मोदी जी आप फेंक रहे हैं तो आप ही लपेटिए इसको, हमारे बस का नहीं रहा लपेटना, 10 साल हमने बहुत लपेट लिया। आप देखिए सोशल मीडिया पर भी जिस तरीके से लोग कमेंट करते हैं बीजेपी को लेकर के, अब कोई उस तरीके से गाली गलौज करने के लिए बीजेपी की ट्रोल आर्मी उस तरीके से नहीं आती है जैसा कि 2014 में या 2019 में आया करती थी। वो चीज़ें अब नहीं है। इसका मतलब कि देश बदल चुका है और मोदी जी से अब सवाल जो है वो होने लगे हैं और लगातार अब सवाल हो रहे हैं। बात यही है कुल मिलाकर के कि चूंकि जिस तरीके की सरकार की नीतियां रही हैं उन नीतियों के खिलाफ अब ज़बरदस्त तरीके से गुस्सा है, और उस गुस्से, जिन लोगों में गुस्सा है वो तो अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरह से कहा जाए कोर वोटर है वो ये जस्टिफाई कर ही नहीं पा रहा है कि अब जाकर के मोदी को किस नाम पे जो वोट दिया जाए। क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि साहब गारंटी अब सारी मोदी की है, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है नहीं। तो अगर हारते भी तो मोदी हारेंगे, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी हारेगी। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के कैडर के अंदर एक संदेश जा रहा है कि भाई ठीक है, जब सब कुछ मोदी करते हैं और मोदी की ही गारंटी और सारी गारंटी इन्हीं को देनी है, तो भाई तुम ही गारंटी दे लो, तुम ही जीत लो, हमें नहीं देना वोट और ना हमें तुम्हारा प्रचार करना। तो ये स्थिति असल में भारतीय जनता पार्टी के वोटर के अंदर भी आ गई है। ये भी एक ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। दूसरा, इन्होंने जिस तरीके से संविधान को लेकर के बातें की शर्मिष्ठा जी, इनके तमाम लोगों ने, वो ज़मीन पे बहुत नीचे तक काम कर गया। और ये अब अमित शाह से लेकर के मोदी तक जो है वो अब सफाई देते फिर रहे हैं कि साहब हम संविधान नहीं बदलेंगे, हमारे किसी कोई भावना नहीं है। अरे आपकी भावना तो आपके लोगों ने बता दी, तो आपकी बातों पर भरोसा किसी को रहा नहीं है, क्योंकि अमित शाह खुद बता चुके हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो जुमले होते हैं। तो आपके जुमलों पर किसी को भरोसा रहा नहीं। तो जो कुल मिलाकर के बीजेपी का इस समय संकट है वो बीजेपी का संकट ना होकर के पीएम नरेंद्र मोदी जो है उनका संकट है कि आपने पिछले 10 वर्षों में कोई डिलीवरी नहीं की। आपने भारतीय जनता पार्टी को हाईजैक करके रखा। आपने अपने कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनी, अपने मंत्रियों की भी नहीं सुनी, आपने अपने सांसदों की भी नहीं सुनी। तो ज़मीन पर जाकर के आपका सांसद जो है या आपका कार्यकर्ता जो वो जवाब देने की स्थिति में है ही नहीं। अभी एक और मैं देख रहा था शर्मिष्ठा जी, कल
उनका वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी इसको ट्वीट किया है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो पत्नी है, कोई महारानी जो है, उनका वो वायरल हो रहा है कि साहब वो जो है महिला उनसे सवाल कर रही है कि टंकी नहीं होनी हो, क्या नहीं होना, तो उस पर वो जो है उसको पहले तो कहती हैं लिख करके देना, फिर उसके बाद उसे झिड़क देती हैं कि तुम्हारा काम करना मेरा काम नहीं है और अपना काम खुद करना सीखो। यानी कि इसका मतलब फ्रस्ट्रेशन जो बीजेपी के लोगों का है, उनके प्रत्याशियों का भी, वो अब निकल करके जनता के ऊपर आने लगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि जनता अब जो है वो हमारे साथ नहीं है और जनता अब सवाल कर रही है। तो ये फ्रस्ट्रेशन जिस तरीके से सब मित्रा जी इनका सबका निकल कर के आ रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन असल में जनता के ऊपर नहीं बल्कि ये फ्रस्ट्रेशन मोदी के ऊपर है कि 10 साल आपने इतनी ज़्यादा लफाजी की है कि उस लफाजी का बचाव करना आप जनता को जो है मतलब बीजेपी के लोगों को वो जनता के बीच जाकर के मुश्किल हो रहा है सर मित्रा जी। बिल्कुल, क्योंकि मोदी ने बीजेपी को जिस तरह से हाईजैक कर लिया, आपने ये शब्द कहा और ये बिल्कुल सही शब्द है, क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी मनमानी करने लगे हैं। और अभी जो अखिलेश यादव की पोस्ट हम देख रहे थे तो उसमें भी यही जो इशारा उनका यही था कि बीजेपी के लोग ही, क्योंकि बीजेपी को भी तो वहां के कार्यकर्ताओं को या जो नेता हैं बीजेपी के, उनकी पॉलिटिक्स खत्म तो नहीं होगी एक हार से, लेकिन उन्हें आगे इसी यूपी में बने रहना है। और वो ये देख रहे हैं कि मोदी का नुकसान जो है वो उनको ना हो जाए, इसीलिए इस बार वो भी बिदके हुए नजर आए और निराश नजर आए और उन्हें ऐसा लगा कि इस बार हम ठीक प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। और खासतौर पर मेरठ और मथुरा, ये जो 2 सीटें रही हैं जिनको बीजेपी ने बहुत हाई प्रोफाइल बनाने की कोशिश की। मथुरा से तो हेमा मालिनी लगातार 2 बार से सांसद रही, लेकिन मैं कुछ समय पहले उनका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें बोल रही थी, हाँ हमने 10 साल में बहुत काम किया, बहुत काम किया, इतना काम किया कि हमको कुछ याद ही नहीं है। मतलब वो अपना एक काम नहीं बता पा रही कि उन्होंने क्या किया है, बस वो ये बोल रही कि बहुत काम किया है, अब वो कुछ याद नहीं है। तो ये वो एक चुटकुला भी था कि पांडवों के 5 नाम, तो एक भीम, एक रजन, एक और एक मुझे याद नहीं। ये कुछ इस तरह का जवाब था कि मुझे याद ही नहीं पड़ रहा कि मैंने 10 साल में कितना काम किया। और मथुरा में 2014 में 64% मतदान हुआ था, 2019 में 63% था, लेकिन इस बार वो गिरकर 47% पर आ गया। बहुत बड़ी गिरावट है। यही हाल मेरठ का रहा, जहां पर इस बार अरुण गोविल को उतारा गया, लेकिन उनको लेकर भी नाराजगी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि पहले जीत जाए उसके बाद देखते हैं कि मुद्दे क्या हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी अपने इस बार उसको अंडर करंट जो हम लगातार कह रहे हैं वो उसको इस बार समझ नहीं पाई और मोदी ये सोचते रहे, इस मुगालते में रहे बल्कि कि मैं आऊंगा, मैं बोलूंगा और संविधान के नाम पर लोगों को भड़काऊंगा और लोग भड़क जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यूपी का हाल बेहाल हो चुका है। अब बाकी जगह, खासतौर पर जो अब गुजरात है, चाहे कर्नाटक, अभी बहुत सारे जो राज्य बचे हुए हैं जहां पर इस समय बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन करना उसके सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन इस समय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बाकी तमाम नेता जिस तरह से घेर चुके हैं, अभी राहुल गांधी का कल का एक वीडियो है जिसमें वो एक खाली लोटे के साथ उन्होंने बताया कि बीजेपी कौन सी पार्टी अब बन गई है, मोदी ने क्या बता दिया है। पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। अब कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है मैंने आपको बताया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बीजेपी क्या करने जा रही है। भारतीय चंबू पार्टी भारतीय चंबू पार्टी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी। खाली खाली चंबू, कर्नाटक का 100 रुपए देता है हिंदुस्तान को, आपको 13 रुपए वापस मिलते हैं। ड्राउट रिलीफ के लिए आपको 18,000 करोड़ रुपए देना था, खाली चंबू दिया। फाइनेंस कमीशन 60,000 करोड़ रुपए नहीं दिए, सिर्फ खाली चंबू। भारतीय चंबू पार्टी। तो भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए। राहुल गांधी के अंदाज इस समय बिल्कुल ही निराले हैं। अमलेंदु जी, कभी राहुल गांधी इस तरह से भाषण नहीं देते थे, वो बहुत गंभीर तरीके से सीधे सीधे अपनी बात रखते थे, लेकिन उनको अब समझ में आने लगा है कि जनता से कनेक्ट कैसे करना है और वो बिल्कुल उसी अंदाज में बोलते हैं जिससे जनता को उनकी बात समझ में आ जाए। आप वो खाली लोटे के साथ बता रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी ने आपको कुछ नहीं दिया, एक खाली लोटा है, और बीजेपी भी अब कुछ नहीं रह गई है, एक खाली लोटे वाली पार्टी रह गई है। बहुत कुछ कह रहा है राहुल गांधी का ये वीडियो। आपको क्या लगता है कि मोदी एक तरफ
उनके शब्द बिगड़ते ही जा रहे हैं। और वो न केवल कांग्रेस के लिए भी, बल्कि वो ये जो बता रहे हैं, कल मैं उनका एक वीडियो देख रही थी जिसमें उन्होंने एक लंबा 2 मिनट का पूरा ये बोला कि मुझे किस किस तरह से अपशब्द कहे जा रहे हैं, कहीं बंदर और पता नहीं क्या क्या उन्होंने अपने खुद के लिए ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जिसको कोई बोल नहीं सकता, लेकिन वो खुद बोले जा रहे हैं। दिख रहा है कि सहानुभूति बटोरने के लिए वो बोल रहे हैं, लेकिन क्या अब लोग इसमें उनको सहानुभूति देंगे या लोग उनका मजाक उड़ाएंगे? और जिस तरह से कांग्रेस के नेता अब बोल रहे हैं मोदी के खिलाफ, अभी हम एक और वीडियो देखते हैं प्रियंका गांधी का, जो आज गुजरात में वलसाड़ में, और वहां उन्होंने एक जबरदस्त रैली हुई। वहां की भीड़ देखकर समझ में आ रहा है, और प्रियंका गांधी बहुत गंभीर तरीके से उन्होंने अपनी बात भी रखी, लेकिन इसके बाद उन्होंने बड़े तरीके से मोदी को किस तरह से घेरा है, ये देख लेते हैं। प्रियंका गांधी का एक वीडियो है। तो क्या हो गया है मोदी जी को? कॉन्फिडेंस तो नहीं हिल गया है? घबरा तो नहीं रहे कि बहकी बहकी बातें कर रहे हैं हर जगह जाके? मतलब मैंने कल टीवी चलाया, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। मैंने सोचा किसी ने गलत वो वीडियो मॉर्फ करके कर दिया होगा। फिर दोबारा मैंने किसी दूसरे चैनल पे देखा कि भाई यही कह रहे हैं। फिर मैंने सुना एक्सरे मशीन, मंगलसूत्र, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। फिर आगे जाके कुछ और भटकी भटकी बातें कहने लग गए। तो क्यों कर रहे हैं ये? कभी सोचा है आपने? क्या सोचा है? उम्र का तकाजा ये भी है। कभी आपने सोचा है कि आपका ये जो वोट है कितना कीमती है? कितना कीमती है? इससे 5 सालों का भविष्य बनने जा रहा है। इससे आप तय कर रहे हो कि अगले 5 सालों में गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा। इससे आप तय कर रहे हो कि कोई जब दुकान जाओगे कि कुछ खरीद पाओगे कि नहीं। इससे आप तय कर रहे हो कि अपने नौजवान बच्चों को रोजगार मिलेगा कि नहीं। इससे आप तय कर रहे हो कि ये महान देश जिसके लिए लोगों ने खून दिया, लोगों ने मेहनत की बनाने के लिए, इसका भविष्य क्या होने जा रहा है। और आज तो हम इस जगह पहुंच गए हैं कि 10 साल इनकी सरकार चली है। मुझे नहीं लगता कि 5 साल और ये देश सह पाएगा। अब तक तो सह लिया, अब संविधान बदलने की बातें हो रही हैं। कह रहे हैं 400 पार, हम संविधान बदल देंगे। क्या करने जा रहे हैं क्या पता। आपके सामने तो एक काम की बात नहीं करते, एक बार आपके रोजगार की बात नहीं करते, एक बार महंगाई की बात नहीं करते, एक बार स्वास्थ्य सुविधाएं की बात नहीं करते, एक बार आपके बच्चों को कैसे शिक्षित करेंगे ये नहीं करते। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। बस पूछिए ना इनसे, IIT किसने बनाई? इन्होंने बनाई कितनी? ठीक है, कांग्रेस ने बनाई इनसे पहले, इनके काल में कितनी नहीं बनी? एम्स कितने बनाए इन्होंने? अस्पताल कितने बनाए? पाठशाला कितने बनाए? रोजगार कितने दिलवाए? कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए? कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं कहने वाला। कहने का कुछ है ही नहीं, किया ही नहीं, बस यही करते रहे, बड़े बड़े इवेंट, बड़ी बड़ी महलों में जाके। तो क्या हो गया है मोदी जी को? कॉन्फिडेंस तो नहीं हिल गया है? घबरा तो नहीं रहे कि बहकी बहकी बातें कर रहे हैं हर जगह जाके? मतलब मैंने कल टीवी चलाया, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। मैंने सोचा किसी ने गलत वो वीडियो मॉर्फ करके कर दिया होगा। फिर दोबारा मैंने किसी दूसरे चैनल पे देखा कि भाई यही कह रहे हैं। फिर मैंने सुना एक्सरे। तो अमलेंदु जी, मोदी जी का कॉन्फिडेंस हिल गया है। आज प्रियंका गांधी ने गुजरात में रैली की, वो गुजरात जो मोदी और शाह का गढ़ है, और वहां पर जिस तरह से लोग उनकी बात सुन रहे हैं, शांति से, बड़े आराम से प्रियंका गांधी अपनी बात रख रही थी, और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही। ये वीडियो का हमने छोटा सा हिस्सा देखा। उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया कि हर परिवार में जब शादी होती तो एक अंकल होते हैं शादी में जो गप्पे मारते हैं और फिर लोगों को बैठकर ज्ञान देते हैं, और वो ये बताते हैं कि देखो कोई आएगा और सरकार आएगी और एक्सरे मशीन से आपके गहने ढूंढ कर ले जाएगी, तो आप क्या करोगे? आप हंसोगे ना।
ये वो उन्होंने समझा दिया। ये मंगलसूत्र पर एक बयान उन्होंने दिया था कर्नाटक में, जहां उन्होंने कहा था कि मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हुआ, मेरी दादी ने अपने गहने देश की रक्षा के लिए दे दिए। ये प्रियंका गांधी ने तब बताया था, और आज उन्होंने इसी मंगलसूत्र के उस पर बुरी तरह से मोदी को एक जवाब ये भी दे दिया कि आप गपबाज अंकल हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये उनको समझा दिया है। प्रियंका गांधी के आज के भाषण के बाद क्या वाकई ऐसा लग रहा है कि मोदी का कॉन्फिडेंस हिल गया? अमलेंदु जी, देखिए संमित्रा जी, मोदी जी का कॉन्फिडेंस बहुत पहले से हिला हुआ है, और पहले चरण के बाद ही उनका कॉन्फिडेंस हिल गया था, और ये दूसरा चरण आते आते अब तो और ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, बहुत बुरी तरीके से हिला हुआ है। और अब मोदी जी 400 पार की बातें अब नहीं कर रहे हैं, भूल गए 400 पार की बातें। हालांकि जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं वो भी कह रहे हैं कि 400 पार की बातें जो है वो फालतू की बातें हैं, एक तरीके से ये कह रहे हैं। वो भाजपा के ही नेता हैं, बड़े नेता हैं, और मोदी जी से पुराने नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, तो वो बड़े, उनसे बड़े पहले रहे हैं नेता। तो सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो कह रहे हैं कि 400 पार की बातें हैं जो वो फालतू की सारी बातें हैं। तो कुल मिला के जो मोदी जी का निश्चित तौर पे आत्मविश्वास हिला हुआ है। अब मोदी जी बता रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल में शायद पिछले जन्म में पैदा हुए थे, ये भी बताने लग गए हैं। पश्चिम बंगाल गए थे तो किसी भी राज्य में जाते हैं तो अब वो वहाँ बताते हैं पिछले जन्म में वहाँ पैदा हुए थे। तो अब वो पिछले जन्मों में बता रहे हैं वो कहाँ कहाँ पैदा हुए थे, और अगले जन्म में कहाँ पैदा होंगे ये बता रहे हैं। अब मैं देख रहा था कि वो दिख नहीं रहा है मुझे, मैं खोज रहा था ये भी आया कि साहब उन्होंने पश्चिम बंगाल में कहा कि उनको मच्छी भात की तलब लगती है। अब पता नहीं कितना सही है कितना सही नहीं है, चूँकि मैं सुन नहीं पाया था, और कहीं देख रहा था मैं कि ये कहा है उन्होंने नहीं कहा है, तो अभी मुझे मिला नहीं है तो उसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये मैंने देखा कि टीवी चैनल ने ही उसको था वो ट्वीट किया था कि उन्होंने कहा कि मुझे मच्छी भात और बीड़ी की तरफ लगती है, मतलब पश्चिम बंगाल में ये कहा जी। तो अगर ऐसा ये सच है तो फिर जो बता रहे थे ये तेजस्वी जो मछली खा रहे थे सावन में, और जो सवाल उठाया, तो अब मुकेश सहनी जो है वो बिहार में जो उनके एलआई हैं तेजस्वी यादव, मतलब आरजेडी के और इंडिया गठबंधन के सदस्य, मतलब उनकी पार्टी है वीआईपी, वो कह रहे हैं कि मछली हम खाते हैं, कांटा मोदी जी को लगता है। तो मोदी जी का आत्मविश्वास इसलिए हिला हुआ है कि मछली कोई खा रहा है, कांटा मोदी जी को लग रहा है। कुल मिला के बात शर्मिष्ठा जी ये, और दूसरा ये है कि विपक्ष जो है वो मछली का कांटा फेंकता है और मोदी जी उसको लपक लेते हैं। अब मोदी जी ने जिस तरीके से लपका कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, उस मैनिफेस्टो ने ज़बरदस्त तरीके से शोहरत हासिल कर ली। अब लोग खोज खोज के कांग्रेस का मैनिफेस्टो ढूंढ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे ही जो है कांग्रेस के सपोर्टर्स जो है वो चला रहे हैं। कल भी हमने बताया था कि 3 दिन में जो है 42 लाख डाउनलोड जो है वो कांग्रेस की साइट से उसके हो चुके हैं। जी जी, लोग खोज खोज कर रहे हैं। बल्कि ये देखिए कि जो ब्लैक एंड वाइट करते हैं टीवी चैनल्स वाले, वो अब नड्डा जी से पूछ रहे हैं, बता रहे हैं नड्डा जी को सामने बैठा करके कि मेरे पास ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है, पूरे घोषणा पत्र में कहीं मुसलमान शब्द का इस्तेमाल ही नहीं है। तो आप बताइए ये कैसे मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को सारी संपत्ति दे देंगे। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से मोदी जी बात कर रहे हैं शर्मिष्ठा जी, ये सारी बातें कॉन्फिडेंस ले होने का ही परिणाम है। कल मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था टेलीफोन पे उत्तर प्रदेश में, तो उनका कहना था ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी आत्मविश्वास बुरी तरीके से हिला हुआ है, और वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो बीजेपी का सारा काम खराब कर दिया। अगर 10 साल ठीक से काम किया होता तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती कि जिस तरीके की स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। ये उस मित्र का मेरे का कहना था, जो कि भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा नज़दीकी समझा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो होने लगी हैं, ज़मीन पर जो चीज़ें जा रही हैं। ये आत्मविश्वास हिलना जो है, ये आत्मविश्वास इसलिए हिला हुआ है कि एक तो राहुल गांधी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, इंडिया गठबंधन का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, और वो आत्मविश्वास बढ़ा होने का कारण और मोदी जी के आत्मविश्वास गिरे होने का कारण शर्मिष्ठा जी यही है कि जनता जो है वो मोदी जी से सवाल पूछ रही है और कह रही है कि मोदी जी आपने पिछले 10 वर्षों में देश के लिए किया क्या है, आप हमको पहले ये बताइए, इसके बाद बाकी सारी बातें होंगी। हिंदू मुसलमान से हम बाद में भी निपट लेंगे, बाद में देख लिया जाएगा कौन हिंदू कौन मुसलमान है, लेकिन जो आपने 10 साल में किया वो बताइए। और जनता की समस्याएं जिनको हल करने का वायदा आप करके आए थे, चूँकि 2014 में जब आप आए थे तब आप हिंदू मुसलमान की बातें करके नहीं आए थे, तब आप विकास की बातें करके आए थे। भारत विकसित होगा, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, और किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, एमएसपी दी जाएगी, ये सारी बातें आप करके आए थे। तो आपने उस पर क्या डिलीवरी दी है ये बताइए पहले, उसके बाद सारी बातें बाद में कर ली जाएगी। तो मोदी जी का संकट कुल मिला के शर्मिष्ठा जी यही है। दूसरा, विपक्ष जिस तरीके से हमलावर हुआ है, और विपक्ष के अंदर भी जो ताकत आई है शर्मिष्ठा जी, मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी की जो 2 यात्राएं हुई हैं
और भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसके ज़रिए जिस तरीके से राहुल गांधी जनता से सीधे सीधे कनेक्ट हुए हैं और राहुल गांधी ने जनता से सीधे सीधे बातें की हैं। और राहुल गांधी ने कहा भी था जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा पहली बार निकली थी उसके दौरान कि चूंकि देश के सामने परिस्थितियां ऐसी हैं कि सारे इंस्टीट्यूशंस पे बीजेपी का कब्जा हो चुका है, कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, मीडिया भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो हमें आखिर जनता तक अपनी बात पहुंचानी है तो हम जनता से कैसे अपनी बात पहुंचाएं। तो हम जनता की बात सुन रहे हैं। ये भी था, उन्होंने राहुल गांधी ने कहा था कि मैं दिन भर चलता हूं, जनता की बात सुनता हूं और शाम को आकर के बताता हूं कि मैंने जनता से क्या क्या बातें सुनी हैं। और ये सब मित्रा जी देखने में आया कि राहुल गांधी जो थे वास्तव में दिन भर चलते थे, लोगों से बातें करते थे, सबसे सुनते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे और रात को जो उनकी शाम को जो आखिरी सभा होती थी उसमें वो दिन भर में क्या क्या उनकी बातें किस किस से हुई ये आकर के बताते थे। और वही सर मित्रा जी जो कांग्रेस का न्याय पत्र यानी घोषणा पत्र जो आया है उसमें वो सारी बातें एक तरीके से परिलक्षित हो रही हैं कि जो राहुल गांधी ने जनता से बातें सुनी, जनता की समस्याएं सुनी, उन समस्याओं की बात इस घोषणा पत्र में की गई है और उनको किस तरीके से हल करेंगे ये बातें भी की गई है। जबकि बीजेपी का घोषणा पत्र जो है उसमें कुछ बात है ही नहीं कि आपने क्या काम किया और क्या देश के सामने समस्याएं हैं ये बताइए और आप उनको किस तरीके से हल करेंगे। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आत्मविश्वास हिला हुआ है वो आत्मविश्वास इसीलिए हिला हुआ है चूँकि प्रधानमंत्री के पास अपने 10 वर्षों की बात कहने का कोई आधार नहीं है और उन्होंने क्या किया ये बताने की उनकी स्थिति नहीं है, इसलिए उनका आत्मविश्वास बुरी तरीके से हिला हुआ है। और बीजेपी का कार्यकर्ता भी जो है उसका भी आत्मविश्वास इसलिए हिला हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच जाकर के अगर हम बात करेंगे तो जनता हमसे सीधी सीधे सवाल पूछने लगेगी कि मोदी जी ने 10 सालों में किया क्या है। दूसरा ये कि मोदी की गारंटी है तो सब कुछ गारंटी मोदी की है, बीजेपी की तो कोई गारंटी कहीं है नहीं, तो बीजेपी का कार्यकर्ता क्यों परेशानी मोल ले। कुल मिलाकर के समिता जी मोदी जी का आत्मविश्वास जो हिला हुआ है मुझे लगता है वो इस कारण ज़्यादा हिला हुआ है। बिल्कुल, 10 सालों में आपने क्या किया, अब लोग ये सवाल कर रहे हैं और हमने देखा है कि जगह जगह बीजेपी प्रत्याशियों से ये सवाल हो रहे हैं जिस पर कहीं वो भड़क रहे हैं, कहीं वो नाराज हो रहे हैं, कहीं वो भाग रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं देना चाहते या कि फिर उनका ध्यान भटका रहे हैं। अभी कर्नाटक या तेलंगाना के तेलंगाना के या शायद एक प्रत्याशी हैं वो पतंग को वो काटने के वो एक्टिंग कर रही हैं, उसके पहले वो मस्जिद की ओर तीर कमान वो उस तरह से उन्होंने भाव भंगिमाएं उनकी ऐसी थी। तो ये वो किसी न किसी तरह जनता का ध्यान भटका रहे हैं, मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं और यही सबसे बड़ी बीजेपी की परेशानी है। और अब जो कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भी, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि एक बीजेपी समर्थक पत्रकार ने पहले उसका खुलासा किया कि नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि कोई मंगलसूत्र आपका नहीं छीनेगा, कहीं ऐसा नहीं लिखा है। हालांकि वो कल वो इस बात का बचाव करते आए कि दूसरे दौर में, पहले दौर से लेकर दूसरे दौर के बीच फर्क ये रहा कि मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात की तो कांग्रेस ने मुद्दों को छोड़कर वो अपना बचाव करने लगी और बताने लगी कि घोषणा पत्र में क्या है। तो उन भाई साहब को शायद ये समझ में नहीं आया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो मुद्दों की ही बात है, वो तो सारे मुद्दों की ही बात कर रहे हैं, उस घोषणा पत्र में कहीं हवा हवाई बातें नहीं है। और कल एक पत्रकार ने जो वो भी मोदी समर्थक मानी जाती रही है, लेकिन कल उन्होंने भी कांग्रेस का घोषणा पत्र हाथ में लेकर और फिर सिलसिलेवार बताया है कि इसमें ये भी नहीं लिखा, इसमें ये भी नहीं लिखा। जिस जिस बिंदुओं पर बीजेपी घेर रही है कि वो शरिया कानून लाएगी या मंगलसूत्र आपके छीन लेगी या मुसलमानों में बांट देगी या SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देगी, ऐसी कोई बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं लिखी है, ये उन पत्रकार महोदया ने बताया। तो जो मीडिया अभी तक कांग्रेस की या कांग्रेस के घोषणा पत्र की या कांग्रेस के नेताओं की बात ही नहीं करता था, जो अपने चैनल्स में कांग्रेस के एक प्रवक्ता को बुलाकर और बाकी पूरा पैनल ऐसा बनाता था कि सारे लोग मिलकर उसको घेर लें, अब वो लोग खुद घेरने लगे हैं। अभी एक हेलीकॉप्टर नाम से एक शो किया जा रहा है, मतलब मैं पूरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उसमें भी उनका भी विरोध हो रहा है और उनके कार्यक्रम में कल एक महिला ने बोल दिया कि भाई कहां से ये मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे हैं, एक ने बोला कि महंगाई की बात ये क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जनता अब किस तरह से बात कर रही है, चाहे वो टीवी के शोज में हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो रैलियों में हो, हर जगह हम देख रहे हैं ये जनता की आवाज जो है वो अब उठने लगी है। क्योंकि 10 सालों में बीजेपी ने क्या किया है, लोग ये सवाल तो पूछेंगे। मोदी अगर ये बोल रहे हैं कि आप मेरे को 5 साल और दे दो, मैं और मेहनत करूंगा, तो लोग अब ये पूछेंगे ना कि आपकी इतनी मेहनत जो होगी उसका नतीजा क्या निकलेगा, हमको भी तो पता चले। मेहनत करने के बाद भी अगर आप अगले जन्म पिछले जन्म की बात करते रहेंगे तो भैया इस जन्म में आप क्या कर रहे हैं यही बता दीजिए। और इस जन्म के 10 साल हमने आपको दे दिए, महत्वपूर्ण 10 साल युवाओं के लिए, क्योंकि उनके रोजगार का एक वो जो सुनहरा पीरियड होता है वो निकल गया, बच्चों के लिए जो पढ़ाई का वो नहीं कर पा रहे हैं।
बुजुर्गों के लिए कि उनके लिए कहीं ट्रेन में रियायत खत्म हो गई, कहीं उनके लिए इलाज नहीं है, बहुत सारी पेंशन्स उनकी रुकी हुई हैं। ये सारे सवाल अभी लोगों को अब चुभने लगे हैं और ये चुभन अब बीजेपी पर भारी पड़ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस तरह से मोदी को घेरा कि पहले 400 पार की बातें करते थे, लेकिन अब वो क्या बात कर रहे हैं, इस बाइट को सुन लेते हैं। 2 हफ्ते पहले तक मोदी जी क्या कह रहे थे? 400 पार, 400 पार। 2 हफ्ते बाद उनको कहना पड़ रहा है इनको वोट मत देना, नहीं तो ये हो जाएगा। मतलब मान रहे हैं कि हम आने वाले हैं, लोगों को हमें वोट देने से रोक रहे हैं। अरे आप तो 400 पार कर रहे थे, आपको क्या चिंता है कि अगर लोग वोट दे देंगे हमारा क्या हो जाएगा? तो ये जो पैरों के नीचे से जमीन खिसकी है, ये उसका प्रभाव है। ये प्रभाव इस बात का है कि 400 पार का जो आपने फर्जी नारा दिया, उससे ये देश आशंकित हुआ। देश को लगा आपके लोगों की बात सुन के, चाहे वो लल्लू सिंह हो या आनंद हेगड़े हो या ज्योति मिर्धा हो या तमाम वो लोग जिन्होंने संविधान बदलने की बात करी, लोग आशंकित हो गए। और नरेंद्र मोदी जी के पैर के नीचे से ऐसी जमीन खिसकी कि 400 पार का नारा देने वाले लोगों को बोल रहे हैं कांग्रेस को वोट न देना, कांग्रेस आ जाएगी तो ये हो जाएगा। तो चलो कहीं ये स्वीकृति है कि कांग्रेस आने वाली है, अच्छी बात है। कांग्रेस आने वाली है, ये सुप्रिया श्रीनेत का दावा है। और ये दावा इस तरह से कि मोदी के भाषणों से, क्योंकि वो जिस तरह से 400 पार का नारा दे रहे थे 2 हफ्ते पहले, अब वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं देना। क्या लग रहा है अमलेंदु जी की, क्या वाकई बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक रही है? और अगर ये जमीन खिसक गई तो मोदी फिर कहां दिखाई देंगे? देखिए समिता जी, ज़मीन तो बीजेपी के पैरों से खिसकी हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसको कोई भी जो है राजनीतिक विश्लेषक है, जो भी जनता की जरा सी नब्ज़ समझता है, वो हर कोई ये कह रहा है कि बीजेपी के पैरों की ज़मीन खिसकी हुई है। और राजनीतिक विश्लेषकों की या पत्रकारों की बात छोड़ दीजिए, वो हो सकता है कुछ 22 भी हों जो इस तरह की बातें करते हों, लेकिन जो जनता कह रही है उसको कैसे रोका जाए? जी, सवाल तो जनता का है ना। वोट हमको नहीं, मतलब सरकार हमें नहीं बनानी है, हमारा ठीक है, एक नागरिक होने के नाते एक वोट हमारा भी है, हमने भी अपना वोट दिया है जहाँ भी दिया होगा, आपने भी दिया होगा जहाँ भी देना है। लेकिन सवाल ये है कि जनता जिसको सरकार बनानी है कुल मिलाकर के, वो क्या सोच रही है बीजेपी के बारे में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, पिछले 10 वर्षों के बारे में, या सरकार किसकी बनानी है उसके बारे में जनता क्या सोच रही है। तो जनता जो सोच रही है, उस जनता के सोचने की वजह से ही जो है कुल मिलाकर के बीजेपी का एक तरीके से कहा जाए वो आत्मविश्वास जगमगाया हुआ है, प्रधानमंत्री का भी आत्मविश्वास जगमगाया हुआ है। और जिस तरीके की सुप्रिया श्रीनेत बातें कर रही हैं कि भाई पहले कहते थे 400 पार अब करें, इनको वोट मत देना, तो ये तो बात सही है। प्रधानमंत्री पहले करते थे 400 पार, अब इस पे आ गए कि इनको वोट मत देना वरना ये आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री का पूरा चुनाव जो है इसी पे केंद्रित है कि कांग्रेस आ जाएगी तो ये कर देगी, कांग्रेस आ जाएगी तो वो कर देगी। अरे भाई कांग्रेस जो करेगी वो 70 साल में उसने किया, वो फिर करेगी। आप काहे परेशान होते हैं कि कांग्रेस क्या कर देगी? आप ये बताइए कि आपने क्या किया देश को। बाबा सवाल जो देश यही पूछ रहा है कि मोदी जी आपने 10 सालों में क्या किया है, वो बताइए कि आपने क्या किया है। कांग्रेस आ जाएगी क्या कर लेगी, या कौन आ जाएगा क्या कर लेगा, वो अलग का मसला है। जैसे देश आपसे निपट रहा है, कांग्रेस को खराब करेगी तो उससे भी निपट लेगा। और कांग्रेस ने जब खराब किया था तो देश ने उससे निपटा भी, आपको इसलिए लेकर के आया गया था कि कांग्रेस ने कुछ खराब किया था। तो आप जब आ गए तो आप जिस वायदे पे आए थे कि कांग्रेस ने जो खराब किया उसको आप ठीक करेंगे, तो आपने वो क्या ठीक किया देश को, ये तो बताइए। तो वो बताने के लिए मोदी जी के पास कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर समिता जी ये कि चुनाव जो है, देश का गंभीर चुनाव जो है, वो लफाजियों से नहीं लड़ा जा सकता और लफाजियों से जीता भी नहीं जा सकता। लफाजी आपकी थोड़े दिन चल सकती है, वो 10 साल चल गई, 2 चुनाव में चल गई। भाई बाबा आज काट की आंधी थोड़ी चलेगी, 2 बार चल गई, यही बहुत ज़्यादा है। तो पिछली बार आपको कुछ मुद्दे मिल गए थे कि जिस तरीके से राष्ट्रवाद की आंधी चली, उसमें बहुत से लोग जो थे वो बह के आ गए, उसमें आपको कुछ लाभ मिल गया। ये लाभ अब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उस राष्ट्रवाद जो आपका फर्जी राष्ट्रवाद है उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलवामा में क्या क्या हुआ था। सत्यपाल मलिक जो आपके ही नेता हैं, आज तक भारतीय जनता पार्टी में ही आपने उन्हें निकाला भी नहीं है और आपके गवर्नर रहे, उन्होंने जो पुलवामा को लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल उठाए और आप उन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने सवाल किए तो आपने उनके यहाँ CBI भेज दी। तो आपसे जो सवाल करें आप उसके यहाँ CBI और ED भेज देते हैं। तो कुल मिलाकर के जो दूसरा समिता जी ये है कि जिस तरीके से विपक्ष के लोगों के ऊपर एजेंसियों के जरिए हमले कराए गए, यानी जिस तरीके से ED और CBI की कार्रवाई कराई गई, उससे देश के अंदर एक संदेश तो गया कि बीजेपी जो है वो विपक्ष को जो है तबाह करना चाहती है और ये चाहती है कि किसी भी तरीके से पूरी सत्ता के ऊपर कब्जा हो जाए। और समिता जी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश का मिजाज जो है वो आज भी लोकतांत्रिक है, तमाम विसंगतियों बुराइयों के बावजूद।
ये देश ये कतई स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई भी तानाशाह जो है वो आकर के इस देश पे शासन करे। और लोगों के मन में ये जो है एक संदेश चला गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में भी संदेह है कि अगर तीसरी बार मोदी लौट के आते हैं तो ये पूरी तरीके से तानाशाह बन जाएंगे, फिर किसी के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये जो संदेश जा रहे हैं सुमित्रा जी, ये काफ़ी ज़्यादा ज़मीन पर काम कर रहे हैं और इस संदेश को कोई कहे या ना कहे, जनता के बीच स्वतः संदेश ये जा रहा है। तो इसी पे लोग मोबिलाइज हो रहे हैं और बीजेपी का कार्यकर्ता जो उसके अंदर भी एक ये निराशा सी है कि अगर मोदी तीसरी बार आ गए तो ना योगी का नंबर बचेगा, ना राजनाथ सिंह का नंबर बचेगा, किसी का कोई नंबर नहीं बचेगा और नई लीडरशिप खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ये बीजेपी के अंदर का अपना संकट है। तो इसीलिए बीजेपी के तमाम लोग जो हैं, तमाम बड़े नेता जो बीजेपी के हैं, वो भी मुझे लगता है कि अंदरूनी तौर पर चाहते हैं कि इस बार बीजेपी हार जाए किसी भी तरीके से, ताकि मोदी जी जो जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को हाईजैक किया हुआ है, मोदी जी से बीजेपी को मुक्ति मिले। मुझे लगता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता भी जो इस हवन में अपनी आहुति देना चाहता है कि बीजेपी को मोदी जी से मुक्ति चाहिए, इस दिशा में बीजेपी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। सुमित्रा जी बिल्कुल, शायद बीजेपी का कार्यकर्ता अब मोदी मुक्त बीजेपी चाहने लगा है, क्योंकि 10 सालों में ये जिस तरह से पार्टी पर और उसके हर चीज पर उनका एक कब्जा सा दिख गया, उससे अब विपक्ष के लोग तो बिल्कुल तंग तो हैं ही, लेकिन खुद बीजेपी के लोग भी तंग हैं। और खबरें ये भी है कि संघ भी अब मोदी से परेशान हो रहा है, क्योंकि वो संघ के सुनने में भी नहीं आ रहे हैं, संघ की बात वो नहीं सुन रहे हैं। और ये आरएसएस है, मजबूत है, उसका पार्टी कैडर बहुत, मतलब उनका कैडर काफी मजबूत रहा है। और आरएसएस ने अगर आडवाणी और वाजपेयी इन सबको अगर वो किनारे कर सकते हैं तो वो मोदी को भी किनारे कर सकते हैं। ये बात शायद अभी मोदी स्वीकार नहीं कर पा रहे, लेकिन हो सकता है भविष्य में उन्हें भी कहीं ऐसे ही मार्गदर्शक मंडल में अपने लिए जगह देखनी पड़े, ये बात संभव हो सकती है। जहां तक बात रही विपक्ष की, अमलेंदु जी, तो ये बहुत सही बात है, क्योंकि विपक्ष एकजुट ही इसलिए हुआ क्योंकि एक के बाद उन लोगों पर जिस तरह से कार्रवाइयां होती रही, मतलब जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमेशा तीर ताने रहते थे, वो अब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हमने देखा कि झारखंड में किस तरह से हेमंत सोरेन के साथ हुआ, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हाल ही में एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट को उसको टैग करते हुए, उनके एक वीडियो को टैग करते हुए ये लिखा है कि झारखंड में अगर ये तानाशाही खत्म नहीं की गई तो फिर किस तरह से यहाँ के दलितों और आदिवासियों पर प्रताड़ना होगी, और उसको अगर हमको बचाना है तो तानाशाही हटानी होगी। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का ट्वीट है। ये भी एक देखने वाली बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के वीडियो को अपने ट्वीट में लगा रही है और ये लिख रही है कि झारखंड झुकेगा नहीं और इंडिया जीतेगा और रुकेगा नहीं। ये इस तरह की उनकी बातें चल रही हैं। और अभी तेजस्वी यादव ने भी एक ट्वीट किया है, उसको भी देख लेते हैं। उन्होंने ये लिखा है कि 2 चरणों के चुनाव के बीच ही प्रधानमंत्री जी ने अब की बार 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया है। देख रहे हो ना विनोद, ये जो देख रहे हो ना विनोद, ये बड़ी मजेदार बात है। और ये अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के नेता अपने अपने तरीके से, इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमने अखिलेश यादव की बात की थी, उनका पोस्ट था कि अब की बार भाजपा साहब, अब वो बता रहे हैं कि देख रहे हो ना विनोद कि अब 400 पार की बात नहीं हो रही है। जिसको जो सुप्रिया श्रीनेत का भी हमने देखा कि वो कैसे 400 पार का ले रही हैं, प्रियंका गांधी को देखा, राहुल गांधी को देखा, ये सारे लोग बता रहे हैं कि अब बीजेपी के लिए स्थिति मुश्किल हो रही है। और आज के इस जो कार्यक्रम है अमलेंदु जी, हमने इसमें यही देखा कि यूपी ने बिगाड़ा है बीजेपी का खेल। शुरुआत में हम यही बात कर रहे थे कि 8 सीटों से इस बार लग रहा है कि बीजेपी की बुरी शुरुआत हो गई है यूपी में भी। अब अमेठी और रायबरेली की चर्चा तेज है। आपको क्या लगता है, मतलब कांग्रेस प्रेसिडेंट तक ये कह रहे हैं कि वक्त आने पर बताएंगे, जल्दी पता चल जाएगा, कोई खुल के नहीं बोल रहा, लेकिन अमेठी और रायबरेली में जैसे तैयारी चल रही है और स्मृति ईरानी के जो पोस्ट आ रहे हैं कि वेटिंग या इस तरह का वो लिख रही है इंस्टा पर, क्या लगता है इस बार स्मृति ईरानी अब परेशान होंगी? और वरुण गांधी को लेकर अभी जो चर्चा है कि उनको खड़ा किया जा सकता है, हालांकि वो लगता नहीं कि वो प्रियंका गांधी के सामने खड़े होंगे। और मोदी ने अभी तक तो मेनका गांधी को सोनिया गांधी के सामने खड़ा नहीं किया 10 सालों में, 2 बार मौका था, उन्होंने नहीं किया। तो अब की ऐसी क्या मजबूरी है कि वरुण गांधी को पीलीभीत से तो आपने टिकट नहीं दिया और वहां पर नुकसान की खबरें, अब क्या होने वाला है? क्या अमेठी और रायबरेली में अगर प्रियंका और राहुल आते हैं जैसे की चर्चा है, तो क्या यूपी में बीजेपी का खेल और बुरी तरह से बिगड़ जाएगा अमलेंदु जी? निश्चित तौर पर सुमित्रा जी, यूपी में बीजेपी का खेल और ज़्यादा बिगड़ेगा, क्योंकि अभी जो पहले 2 चरण हुए इसमें राहुल गांधी या प्रियंका गांधी मैदान में नहीं थे और अखिलेश यादव भी मैदान में नहीं थे। दोनों मतलब तीनों लोग जो थे वो मैदान में नहीं थे। अखिलेश यादव ने भी अचानक से जो है कन्नौज में जाकर के अपना नॉमिनेशन किया है और अखिलेश यादव भी मैदान में आ गए। इसका मतलब सुमित्रा जी, एक संदेश तो साफ तौर पे ये जा रहा है कि अब बड़े नेतृत्व जो है इंडिया गठबंधन का, वो सब चुनावी मैदान में हैं
और ये सरकार बनाने की तैयारी के तहत इस तरीके से हो रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव का चुनाव लड़ना साफ तौर पे ये संकेत है कि अखिलेश यादव अब राष्ट्रीय राजनीति में आ रहे हैं और दिल्ली में आकर के वो कोई मंत्रालय संभालने जा रहे हैं, इसीलिए अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वरना मैनपुरी से डिम्पल यादव लड़ रही थी और तेज प्रताप यादव जो उनके भतीजे हैं उनको कन्नौज से टिकट दे ही दिया गया था, वो वहाँ से लड़ सकते थे और जीत भी सकते थे। तो इसका मतलब ये है कुल मिलाकर के सिर्फ जो है वो सीट जीतना मकसद नहीं था कन्नौज की अखिलेश यादव का, वो राष्ट्रीय राजनीति में आ रहे हैं और राष्ट्रीय राजनीति में आकर के सरकार में शामिल होना है, ये संकेत देने की एक तरीके से कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर के संयुक्ता जी अब जो संकेत हैं वो ये साफ तौर पे ये संकेत देते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों चुनाव लड़ सकते हैं अमेठी और रायबरेली से। और हो सकता है कि शायद वाराणसी पे भी कुछ खबरें आ जाएं इस तरीके की, वहाँ भी कुछ कैंडिडेट कुछ बदला जा सकता है या कोई मजबूत दिया जा सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि अजय राय काफ़ी मजबूत प्रत्याशी हैं वहाँ वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, और फिलहाल जो परिस्थितियाँ उसमें नरेंद्र मोदी वाराणसी के अलावा कहीं आप चुनाव लड़ने का रास्ता ना ढूंढने लग जाएँ, ये भी हो सकता है कि कहीं और भी वो सीट देखने लग जाए नरेंद्र मोदी भी, चूँकि जिस तरीके की चीज़ें बंद नहीं है उस वाराणसी में भी लोग जिस तरीके के अब सवाल करने लग गए हैं कुल मिलाकर के। तो ये जो बंद है समीकरण, मुझे लगता है कि शायद आज या कल में या एक आध दिन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भी चुनाव लड़ने की कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश में घोषणा हो सकती है। वो अमेठी और रायबरेली भी शायद हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा दिया जाए, ये भी एक संभावना हो सकती है कि कहीं से उनको चुनाव लड़ा दिया जाए। तो बाकी अब देखना है कि आगे आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश ने बीजेपी का खेल काफ़ी बिगाड़ दिया है। पहले 2 चरण जो हुए हैं उसमें एकदम नीलबटे सन्नाटा बीजेपी के लिए होने जा रहा है, इस तरीके की सूचनाएं हैं। और जो इसको तस्दीक करना चाहते हैं, इसकी पुष्टि करना चाहते हैं, वो लोग स्वयं जाकर के जिन क्षेत्रों में चुनाव हो चुका है वहाँ जाकर के इसकी पुष्टि कर सकते हैं। और आगे आने वाला समय जो है बीजेपी के लिए और ज़्यादा कठिन होने वाला है, क्योंकि जो 2 चरण में सर्वमित्रा जी आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं और जिस तरीके से सवाल उठना शुरू हुए हैं बीजेपी के ऊपर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, अब इसके बाद बीजेपी को उन सवालों के जवाब देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। और जिस तरीके से राहुल गांधी ही शायद कल कह रहे थे कि अभी रोने का समय आ गया है, थोड़े दिन में आप रोता हुआ देखेंगे, तो मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि बहुत जल्दी ही जो है वो हम प्रधानमंत्री को रोते हुए भी देखेंगे, क्योंकि वो इस पर तो आ गए कि मुझको इतनी गालियाँ दी उतनी गालियाँ दी, इस पर तो आ गए हैं कुल मिलाकर के। गालियाँ तो ये भी कहा जाता है भाई ऐसे काम करते क्यों कि कोई गालियाँ दे, तो अब जनता अगर गाली दे रही है आपको तो इसमें किसी का क्या दोष है? तो उसमें तो दोष आपका है, जनता अगर गाली दे रही है उसमें किसी राहुल गांधी का या अखिलेश यादव का या तेजस्वी का तो दोष नहीं है। जनता अगर आपको गाली दे रही है तो आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही नहीं है, किसी भी राजनेता को ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि जनता आपको गाली दे। ये सबके ऊपर लागू होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तरीके के काम किए हैं कि जनता उनको गालियाँ दे रही है। आपने जिस तरीके से जीएसटी के लागू किया, जिस तरीके से कोरोना में 47 लाख से ज़्यादा मौतें हुई, उसको लेकर के जिस तरीके से रोजी रोटी रोजगार को लेकर के जिस तरीके से शिक्षा स्वास्थ्य महंगे होते चले जा रहे हैं, आम आदमी का जो अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, ये सब जो संकट देश के सामने आ रहे हैं, जनता के सामने आ रहे हैं, तो जनता फिर इस सरकार को गालियाँ दे रही है। इसमें कोई दो राय और कोई शक शुभ नहीं है कि जनता इस सरकार को गालियां दे रही है। तो अब जनता सरकार को जब गालियां दे रही है तो जाहिर सी बात है कि फिर संकट तो बढ़ेगा बीजेपी का, और ये संकट और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर बिल्कुल बीजेपी के लिए संकट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आगाज ही बहुत बुरा हुआ है। अंजाम क्या होगा इस बात को बीजेपी समझ रही है, मोदी समझ रहे हैं, और मोदी इतने प्रेडिक्टेबल हैं कि अब विपक्ष के नेता भी ये जानने लगे हैं कि अभी वो उन्होंने ये बात कही, अगले दौर में वो ये बात कहेंगे, उसके अगले दौर में अब वो रोने लगेंगे, उसके अगले दौर में क्या करेंगे, ये सब अब उनको पता है, क्योंकि 10 सालों से यही तो सब देख रहे हैं। काम हमने नहीं देखा देश में होते हुए, केवल हमने ये नौटंकी देखी। अभी एम्बुलेंस को रास्ता देना बाकी है, अभी किसी दलित या आदिवासी के घर जाकर खाना खाना बाकी है, अभी बहुत से ऐसे और उपक्रम होंगे जिनसे ये सहानुभूति बटोरने की या ये दिखाने की कि मैं आप लोगों का कितना हितैषी हूं, ये कोशिशें अभी चलेंगी। कोशिशें चलनी चाहिए, राजनीति है, उनका अपना काम है कि वो चाहे जिस तरह से अपना प्रचार करें, लेकिन प्रचार में झूठ और धर्म के नाम पर या नफरत फैलाकर जिस तरह से वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी अब जनता समझ रही है। चुनाव आयोग चाहे जो कार्रवाई कर रहा है, जिस तरह से कर रहा है, उसको भी जनता देख रही है। सोशल मीडिया का जमाना है, इसी सोशल मीडिया के बल पर बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी, लेकिन अब यही सोशल मीडिया बीजेपी का कच्चा चिट्ठा खोलकर सामने रख दे रहा है और सारी हकीकत खोलकर सामने रख रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि कहां क्या चल रहा है।
तो बीजेपी की शुरुआत जो है वो यूपी में और पहले चरण के बाद दूसरे चरण में भी बीजेपी का खेल बिगड़ गया है। अब आगे और क्या होगा, अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली से आ जाते हैं तब बीजेपी की हालत कितनी खराब होगी। ये तमाम अभी सवाल हैं जिनको देखना, जिनके जवाब जानना रोचक होगा। और हर दौर के साथ ये चुनाव रोचक होते जा रहे हैं और साथ ही एक गंभीर सवाल छोड़ते जा रहे हैं कि इस बार संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा या फिर तानाशाही की ओर देश बढ़ जाएगा। ये एक गंभीर सवाल इस समय देश के सामने है। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। अमलेंदु जी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े रहे और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी बने रहिए डीवी लाइव के साथ, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।